हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपके साथ आज जुड़े हैं एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। टॉपिक का नाम है जी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो एक इंपॉर्टेंट लेबर लॉ है, इसके ऊपर डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं जी। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फैक्ट्री। तो आप सभी समझते हैं कि फैक्ट्री क्या है। फैक्ट्री एक बिल्डिंग या फिर प्रेमिस है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर पहला फैक्ट्रीज एक्ट 1881 के अंदर आया था। तो ऐसा नहीं है कि अभी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हमारा पहला फैक्ट्री से जुड़ा कानून है। 1881 में पहला फैक्ट्री से जुड़ा कानून बन गया था। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें तो 1947 में भारत आजाद हुआ और 48 के अंदर ही आपका ये लॉ आ गया। और उस दौरान हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने इस लॉ को पास किया। इसे गवर्नर जनरल जो हमारे उस समय के थे उनकी असेंट मिली और 1 अप्रैल 1949 ये वो डेट है जब से ये लॉ फाइनली इन्फोर्स हो गया था। इस एक्ट के अंदर ना बहुत सारे प्रोविजंस हैं pertaining to health, safety and welfare of the workers in the factories as well as protection to the exploited workers। हमारा फोकस है कि हमारी जो वर्किंग कंडीशंस है इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की, उनको हम इंप्रूव यहां पे कर सकें। साथ ही साथ हमारे जो ऑनर्स हैं, ऑक्यूपायर्स हैं, मैनेजर्स हैं फैक्ट्रीज की, उनकी भी कुछ ड्यूटीज यहां पे बताई गई हैं। इस एक्ट की मोटा मोटी बात करें तो इसमें 120 सेक्शंस हैं, 11 चैप्टर्स हैं एंड 3 शेड्यूल्स इंक्लूड इसके अंदर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इस एक्ट की स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव की, तो मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का क्या है कि हमारे जो भी लेबर से जुड़े कानून हैं उनको कंसोलिडेट कर दें। लेबर की वेलफेयर से जुड़ी जो प्रोविजंस हैं सारी एक एक्ट के अंदर हम डाल दें। ये यहाँ पे हमारी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बताई गई हैं जो कि हमारे फैक्ट्रीज के ओनर्स को, मैनेजर्स को फॉलो करनी है। आपका ये एक्ट आपको बताया 1949 में अप्लाई किया और ये अप्लाई करता है पूरे इंडिया के ऊपर, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2M के अंदर यहां पे फैक्ट्रीज की डेफिनेशन हमें बताई गई है और यहां पे बताया गया कि फैक्ट्रीज इंक्लूड एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयर ऑफ। तो सभी प्रेमिसेस यहां पे आ जाएंगी जहां पे अगर पावर का इस्तेमाल करके, बिजली का इस्तेमाल करके काम हो रहा है और वहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री के अंदर आ जाएंगे। या फिर अगर वहां पे बिना पावर के, बिना बिजली के काम हो रहा है और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर 20 या उससे ज्यादा लोग यहां पे इन्वॉल्व हैं तो वो यहां पे फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बताए गए हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजंस को कंप्लाई करना है और इसके अंदर हमारे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो होंगे हमारे मैनेजर या फिर ऑक्यूपायर ऑफ दी फैक्ट्री। तो ऑक्यूपायर वो पर्सन है जिनके पास फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल है। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स हमने आपके साथ यहां पे डिस्कस करी। आपको बताया कि फैक्ट्री की डेफिनेशन के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। प्रेमिसेस होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहां पे कोई कैरी ऑन होनी चाहिए। और अगर तो पावर के साथ काम हो रहा है तो फिर वहां 10 से ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व हो। अगर बिना पावर के काम हो रहा है तो वहां 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व हो। पर यहां पे ये भी बताया गया कि कौन सी चीजें आपकी फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगी, तो उनकी भी यहां पे एक्सेप्शन की लिस्ट बता रखी है जो कि एक बार आप रीड आउट कर लेंगे। चलिए, अगर बात करें इस एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। तो राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है। और यहां पे हमारे सेक्शन 3, 4, 5 इनके अंदर बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है, वो वर्किंग आवर्स चेंज करवा सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकती है या एक फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज डिक्लेयर कर सकती है। तो उसके पास यहाँ पे काफी सारी पावर्स दे रखी हैं और इन पावर्स को वो एडमिनिस्टर करने वाली है, इस एक्ट को वो एडमिनिस्टर करने वाली है थ्रू इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टिंग स्टाफ जिन्हें बोला गया, सर्टिफाइंग सर्जन्स, वेलफेयर ऑफिसर्स एंड सेफ्टी ऑफिसर्स। तो यहां पे आपको बताया हमने कि प्राइमरी जिम्मेदारी रखी गई है ऑक्यूपायर की, जो फैक्ट्री का ओनर है, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है इस फैक्ट्री का या फिर उसका मैनेजर है। तो यहां पे उनकी कुछ ड्यूटीज बता रखी हैं कि उनको वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर का ख्याल रखना है। तो उन्हें देखना है कि प्लांट और सिस्टम्स ऑफ वर्क जो है प्रॉपर चलते रहें, सेफ रहें, किसी की हेल्थ को कोई रिस्क यहां पे नहीं होना चाहिए। और इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग और सुपरविजन भी वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है। सेफ्टी पे पूरा उनको ख्याल रखना है, किसी की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कोई रिस्क यहां पे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें मेंटेन करके रखना है। ये सब बातें उनकी ड्यूटीज में इंक्लूड की गई हैं। चलिए, तो यहां पे इस एक्ट की अगर स्कीम की हम बात करते हैं
तो यहाँ पे आपके पास जैसा आपको बताया 11 चैप्टर्स हैं जी। पहला तो आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर है जिसमें डेफिनेशंस वगैरह आपकी दे रखी हैं। इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्टर्स के बारे में बात कर रखी है सेकंड चैप्टर में। हेल्थ से जुड़े प्रोविजंस हैं थर्ड चैप्टर में। सेफ्टी से जुड़े हैं चौथे चैप्टर में। हैजार्डस प्रोसेस से जुड़े हैं 4A चैप्टर में। वेलफेयर से जुड़े हैं 5th चैप्टर में। चैप्टर 6 डील करता है वर्किंग आवर्स ऑफ द एडल्ट, और चैप्टर 7 बताता है यंग पर्संस की इंप्लॉयमेंट के बारे में। और इसके अलावा चैप्टर 8 जो है वो बात करता है एनुअल लीव की। चैप्टर 9 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। चैप्टर 10 में पेनल्टीज की बात है और 11 में कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपके 3 शेड्यूल भी हैं। पहला शेड्यूल उन इंडस्ट्रीज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है जहां पे कुछ हैजार्डस प्रोसेस हो रही है, तो उनके लिए कुछ रेगुलेशंस यहां पे बना रखी हैं सेफ्टी वगैरह से जुड़ी हुई। सेकेंड शेड्यूल जो आपका है वो बात करता है परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इन वर्क एनवायरनमेंट। तो कितने लेवल तक केमिकल्स हो सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं आपकी फैक्ट्रीज में, वर्क एनवायरनमेंट में, उसकी बात करता है। और शेड्यूल 3 जो है वो नोटिफाइबल डिजीजेस की एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। डिजीजेस की लिस्ट दे रखी है और इस डिजीज से जुड़ी अगर कोई हैपनिंग हो जाती है, कोई वर्कर को यह डिजीज हो जाती है, तो उससे जुड़े हुए प्रोविजंस भी इस एक्ट के अंदर आपके बना रखे हैं और उनकी चर्चा आपके साथ आगे करेंगे भी। तो आइए जी सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 3 हेल्थ से जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। तो सेक्शन 11 है जी क्लीनलीनेस का। तो कहते हैं जी ऑक्यूपायर को क्या करना है, फैक्ट्री को क्लीन रखना है। कोई गलत, कोई हार्मफुल सब्सटेंस फैक्ट्री के अंदर नहीं होना चाहिए। जो भी एफ्लुएंट्स हैं उनको प्रॉपर हमें ड्रेन आउट करना होगा। और साथ ही ये भी बताया गया कि पूरी प्रेमिसेस, उसकी वॉल्स, उसकी पार्टीशन, उसकी सीलिंग, डोर्स, विंडोज सबको बराबर से साफ करना है। और उनकी पेंटिंग की प्रोविजन में डाल रखी है कि उनको पेंट भी करवाना पड़ेगा एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर्स। 5 सालों में पेंट भी उनका करवाना पड़ेगा। सेक्शन 12 डील करता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट से। तो सेक्शन 12 कहता है कि अगर आपका कोई ऐसा वेस्ट जनरेट हुआ है जो कि हार्मफुल है, तो उसको प्रॉपर आप ट्रीट करो, फिर उसको आप डिस्पोज करो ताकि फिर वो इनॉक्वस हो जाए। इनॉक्वस का मतलब होता है हार्मलेस हो जाए, उससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। सेक्शन 13 बात करता है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर की। तो बात करता है कि जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, रूम के अंदर, तो प्रॉपर वहां वेंटिलेशन होनी चाहिए, सर्कुलेशन ऑफ एयर होनी चाहिए। सेक्शन 14 बात करता है डस्ट एंड फ्यूम्स की। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रॉपर सुटेबल मेजर्स हमें लेने हैं ताकि हमारे वर्कर्स को डस्ट या फिर हार्मफुल जो हमारे फ्यूम्स हैं जो कि फैक्ट्री से निकल रहे हैं उनसे नुकसान ना हो। हमारे वर्कर्स डस्ट को, फ्यूम्स को इनहेल कर लें, उनको नुकसान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एग्जॉस्ट अप्लायंसेस भी प्रोवाइड करने हैं। सेक्शन 15 बात करता है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की। तो ये बेसिकली आपकी एसी वगैरह की प्रोविजन है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होनी चाहिए और इसके लिए आप आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे बना रखे हैं कि कैसे हम अपनी एयर को आर्टिफिशियली कूल कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 16 जो है वो बात करता है ओवर क्राउडिंग की। देखो फैक्ट्री के अंदर कंजेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए छोटी सी जगह में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। और इसीलिए यहां पे प्रोविजन बनाया गया कि जो भी फैक्ट्रीज अभी एग्जिस्टेंस में है, जब ये एक्ट आपका इनफोर्स हुआ, तो उन फैक्ट्रीज के अंदर एटलीस्ट 9.9 क्यूबिक मीटर का स्पेस आपको हर फैक्ट्री के अंदर प्रोवाइड करना है। और इस एक्ट के आने के बाद जो भी फैक्ट्रीज बनेंगी, लगेंगी, उसके अंदर हर वर्कर के पास एटलीस्ट 4.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए। सेक्शन 17 बात करता है लाइटनिंग की, कि प्रॉपर लाइटनिंग प्रोवाइड करानी है, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल मेथड से हो। 18 बात करता है ड्रिंकिंग वाटर की, कि कन्वीनियंट प्लेसेस पे आपको ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करवाना है। और ड्रिंकिंग वाटर आपका जो है वो आपकी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लेट्रीन, स्पिटून, इनसे 6 मीटर्स की कम से कम दूरी पे होना चाहिए। In every factory where more than 250 workers are ordinary employed, तो जहां पे 250 से ज्यादा वर्कर्स हैं, वहां पे गर्मी के मौसम में ठंडा ड्रिंकिंग वाटर, कूल ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन भी होना चाहिए। सेक्शन 19 बात करता है लेट्रिन एंड यूरिनल्स की। बेसिकली आपके ये टॉयलेट्स हैं, तो सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड करवाने हैं कन्वीनियंट प्लेसेस पे मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए। सेक्शन 20 बात करता है स्पिटून्स की। यहां पे आपको क्या करना है, स्पिट करना है। अगर किसी वर्कर ने कोई स्पिट करना है, थूकना है, तो उसके लिए यहां पे ये स्पिटॉन्स भी बनाए जाएंगे। तो कोई और कहीं नहीं थूकेगा, सिर्फ स्पिटून्स में ही थूक सकते हैं। चलिए अब चैप्टर 4 सेफ्टी की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारा सेक्शन 21 ये बात करता है फेंसिंग ऑफ दी मशीनरी की, कि जो भी हमारी मशीनरी है उसको प्रॉपर फेंसिंग हम कर रखें ताकि उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। सेक्शन 22 बात करता है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। तो मशीनरी चल रही है और आपको उसके आसपास कोई काम करना है,
रिपेयर का, लुब्रिकेशन का, ऑपरेशन का कोई भी आपको काम करना है तो केवल आपके जो स्पेशली ट्रेन्ड एडल्ट वर्कर हैं प्रॉपर अलग से गियर पहन के, क्लोथ्स पहन के, स्पेशली डिजाइन क्लोथ्स पहनकर ही वो काम करेंगे। नो वुमेन और यंग पर्सन शेल बी अलाउड टू क्लीन और लुब्रिकेट एनी प्राइम मूवर और ट्रांसमिशन मशीनरी। तो ना तो हमारी महिलाएं ना हमारे छोटे बच्चे इनको यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते, इनको क्लीन नहीं कर सकते हमारी प्राइम मूविंग मशीनरी को। सेक्शन 23 हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्संस ऑन डेंजरस मशीन। तो आपके जो यंग पर्संस है आप उनको डेंजरस मशीन पे नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल आपने उनको पूरी ट्रेनिंग दी हो और डेंजर्स के बारे में बताया हो। इसके बाद सेक्शन 24 बात करता है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग पावर। तो यहाँ पे अगर आपको पावर कट करनी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर गियर पहनना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि पावर को डिस्कनेक्ट करना है तो प्रॉपर गियर पहन के फिर ही आप ऐसा करें टू अवॉइड एक्सीडेंट और इंजरी। चलिए इसके अलावा सेक्शन 25 सेल्फ एक्टिंग मशीनरी की बात करता है कि जब आप सेल्फ एक्टिंग मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काफी सारे काम निपटा रही है तो उस केस में आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है 45 सेंटीमीटर का। कोई और जो फिक्स स्ट्रक्चर है, आपकी जो फैक्ट्री की दीवार है, कुछ और चीजें हैं, उनसे कम से कम 45 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है और किसी पर्सन को ऐसी मशीन के ज्यादा पास नहीं आने देना। सेक्शन 26 बात करता है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी की। तो अगर आप कोई नई मशीनरी को इंस्टॉल करा रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर तो इंश्योर करें उसके सभी स्क्रू, बोल्ट, की जो भी हैं प्रॉपर, उसके जो भी पार्ट्स हैं आप उनको प्रॉपर्ली इनकेस कराएं ताकि किसी को उससे कोई डेंजर ना हो। सेक्शन 27 से 41 हमारे पास जो है वो बहुत से प्रोविजंस की बात करते हैं हमारी सेफ्टी से जुड़े हुए, और यहाँ पे सेफ्टी मेजर से जुड़ी हुई बातें कर रखी है कि लिफ्ट से, लिफ्टिंग मशीन्स, रिवॉल्विंग मशीनरी, प्रेशर प्लांट, इन सब से कैसे आपको सेफ रहना है, आईज को प्रोटेक्ट करना है, डेंजरस फ्यूम से कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी बातें यहाँ पे बता रखी हैं। प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, ये सारी चीजें इनके अंदर आपकी सेफ्टी से जुड़ी बता रखी हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 4A जो कि जुड़ा है हैजार्डस प्रोसेस से। तो ये जो चैप्टर है इनिशियली इस एक्ट के अंदर नहीं था, 1987 के अंदर इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई और इस चैप्टर को इंसर्ट किया गया। सेक्शन 41A से 41H हमारे इस एक्ट के अंदर इंसर्ट करे गए। ये चैप्टर कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना एक साइट अप्रेजल कमेटी बनाएगी। तो कोई भी अगर एप्लीकेशन आई है जिसके अंदर आपको परमिशन ग्रांट करनी है ऐसी फैक्ट्री को जहां पे कुछ हैजार्डस प्रोसेस होने वाली है, ऐसा काम होने वाला है जिससे आसपास के लोगों को नुकसान हो सकता है, कोई गैस लीक कर गई उससे नुकसान हो सकता है, तो उस केस में ये साइट अप्रेजल कमेटी जो है ना ये अपनी रिपोर्ट देगी, अपनी एडवाइस देगी कि ऐसा फैक्ट्री को अलाउ करें या फिर ना करें। It requires compulsory disclosure of information by the occupier of the factory where hazardous process is involved. तो प्रॉपर डिस्क्लोजर करना होगा कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या सारी चीजें वो ध्यान में रखने वाले हैं ताकि आसपास की जगह को और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे कोई नुकसान ना हो। तो ये सारी बातें आपके इसके अंदर डाली गई हैं। अगर एम्प्लॉयर फेल कर जाता है, सेफ्टी मेजर्स नहीं प्रोवाइड करता, तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन भी यहाँ पे लिया जा सकता है। चलिए बातें हैं चैप्टर 5 वेलफेयर से जुड़ा चैप्टर है। इसके अंदर आपको सेक्शन 42 वॉशिंग फैसिलिटीज की बात करता है कि हर फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए, जो कि साफ सुथरी होनी चाहिए। सेक्शन 43 बात करता है स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग। तो यहाँ पे एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है आपके जो कपड़े हैं उनको रखने के लिए, कि जैसे आप काम करने गए हैं तो अब आप अपने जो साफ कपड़े हैं उनको वहां पे रख दें और फिर अपना काम कर लें, और आपके जो गीले कपड़े हैं उनको ड्राई करने के लिए भी प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए। फैसिलिटीज फॉर सिटिंग की बात भी कर रखी है कि जो हमारे वर्कर्स खड़े होकर काम कर रहे हैं तो उनको कुछ समय बाद आपको बैठने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवानी है, और फर्स्ट एड अप्लायंस, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी प्रॉपर मेंटेन किया जाना है, ऐसी बात भी यहां पे कर रखी है। इसके अलावा सेक्शन 46 के अंदर कैंटीन की बात कर रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो उन फैक्ट्रीज में जिनके अंदर 250 या उससे ज्यादा वर्कर्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड रहते हैं उसमें बता सकती है कि आपको कैंटीन प्रोवाइड करनी होगी। आपके जो फैक्ट्री के ऑक्यूपायर है, मैनेजर है, उन्हें कैंटीन जो है एक बनानी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी वर्कर्स के लिए। सेक्शन 47 बात करता है शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम की। तो जिस फैक्ट्री के अंदर 150 वर्कर्स से ज्यादा एम्प्लॉयड है तो उनको यहाँ पे प्रॉपर सुटेबल शेल्टर या फिर रेस्ट रूम भी उन्हें देना है, लंच रूम भी प्रोवाइड करना है, और वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और जो रेस्ट रूम या शेल्टर होगा वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। सेक्शन 48 बात करता है क्रेचेस की। तो यहां पे बताया कि हर वो फैक्ट्री जिसके अंदर 30 वुमेन वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉयड हैं, 30 से ज्यादा वुमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, तो उस फैक्ट्री के अंदर वहां पे एक सूटेबल रूम होना चाहिए जहां पे
उन विमेन के बच्चे जो हैं जिनकी उम्र जो है 6 साल से कम है, वो बच्चे वहां पे रह सकें। प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड, प्रॉपर क्लीन रूम वो होना चाहिए। सेक्शन 49 जो है वो जुड़ा है हमारे वेलफेयर ऑफिसर से। तो जिस भी फैक्ट्री में 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, वहां पे ऑक्यूपायर को क्या इंश्योर करना है कि प्रॉपर वेलफेयर ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए हों वर्कर्स की वेलफेयर के लिए। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं वर्किंग आवर्स ऑफ द एडल्ट की। तो कहा गया कि नो एडल्ट वर्कर शेल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक। तो एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा, और एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा, 9 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। Where a worker works in any factory for more than 9 hours in any day और for more than 48 hours in any week, अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में उसको ओवर टाइम जो है वो दिया जाएगा, और ओवर टाइम उसकी ऑर्डिनरी वेजेस से डबल रेट पे दिया जाएगा, ट्वाइस इज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस पे दिया जाएगा। आपको पीरियड ऑफ वर्किंग ऐसे फिक्स करना है कि एक वर्कर लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम ना करे। अगर 5 घंटे से ज्यादा काम करना है तो उसको बीच में आधे घंटे का रेस्ट यहां पे मिलना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर इंटरवल फॉर रेस्ट उसके लिए होना चाहिए। और जिस भी वर्कर ने आपका पिछले साल के अंदर 250 दिन या उससे ज्यादा काम किया है, तो आपको उसको लीव विद वेजेस की फैसिलिटी भी देनी है कि वो छुट्टी ले सके और आप उसकी तनख्वाह नहीं काटेंगे। तो एडल्ट वर्कर की बात करें तो उसको एक दिन की लीव मिलनी है फॉर एवरी 20 डेज ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। चाइल्ड की बात करें तो उसे मिलनी है 1 डे लीव फॉर एवरी 15 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। और इसके अलावा जो हमारी फीमेल वर्कर हैं, उनके लिए मैटरनिटी लीव के प्रोविजन भी बना रखे हैं। दे आर अलाउड टू हैव अ मैटरनिटी लीव फॉर एनी नंबर ऑफ डेज नॉट एक्सीडिंग 12 वीक्स। तो 12 हफ्ते तक की मैटरनिटी लीव भी ली जा सकती है। No adult worker shall be required or allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in any other factory। तो दो फैक्ट्री में एक साथ काम करना सख्त मना है। The manager of every factory shall maintain a register of adult workers। तो हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि एक रजिस्टर मेंटेन करके रखे जिसमें सारे एडल्ट वर्कर्स की डिटेल होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन से जुड़े हुए भी। तो कहा गया देयर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनी चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर इन एनी फैक्ट्री। तो 14 साल से कम के बच्चे तो फैक्ट्री में डाल ही नहीं सकते, उससे ज्यादा वाले आप डाल सकते हो जी। और इसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं। अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर और एन एडोलेसेंट कैन रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। तो जो बच्चा 14 साल का हो चुका है या एडोलेसेंट बन चुका है, उसको फैक्ट्री में अलाउ कर सकते हैं। कब अलाउ कर सकते हैं? अगर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस उसे यहां पे मिल गया है कि वो फिट है काम करने के लिए तभी। और साथ ही यहां पे ये भी बताया गया कि सच चाइल्ड और एडोलेसेंट कैरीज while he is at work a token giving reference to such a certificate। तो उसके पास वो टोकन होना चाहिए जिसमें सर्टिफिकेट की बात करी हो कि हाँ वो फिट है काम करने के लिए। और ये भी कहा गया कि ये चाइल्ड इज नॉट परमिटेड टू बी एम्प्लॉयड और वर्क इन एनी फैक्ट्री फॉर मोर देन 4.5 hours इन एनी डे और ड्यूरिंग द नाइट। तो आप किसी भी चाइल्ड से डेली 4.5 घंटे से ऊपर काम नहीं करवा सकते, ये भी बात यहाँ पे डाली गई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया a child shall not be required or allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in another factory। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे को 2 फैक्ट्री में लगा दो कि 4.5 घंटे फैक्ट्री ए में चले जा, 4.5 घंटे फैक्ट्री बी में चले जा, ऐसा नहीं कर सकते। और साथ ही जो आपके फीमेल चाइल्ड है, आप उनको सुबह 8 बजे से और शाम के 7 बजे तक ही फैक्ट्री में एम्प्लॉय करवा सकते हो, रात को उनको फैक्ट्री में आप एम्प्लॉय नहीं करवा सकते। ये बात भी यहां पे बोल रखी है। It is mandatory in every factory to display and maintain correctly a notice of the periods of the work for children। जो भी आपके बच्चों के काम करने का समय है आपको प्रॉपर डिस्प्ले करना है। और हमारे फैक्ट्री मैनेजर को जैसे एक रजिस्टर फॉर एडल्ट वर्कर्स मेंटेन करता है, वैसे ही एक रजिस्टर फॉर चाइल्ड वर्कर भी मेंटेन करना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। जैसे बताया पावर टू अप्लाई द एक्ट टू सर्टेन प्रेमिसेस। तो हमारी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन इशू करके इस एक्ट को और किसी प्रेमिसेस पे भी अप्लाई करवा सकती है, चाहे वहां पे काम करने वाले लोग 10 से भी कम हैं। पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को जो कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च वगैरह से जुड़ा हुआ है, उस इंस्टीट्यूशन पे इस एक्ट को ना अप्लाई करने की बात भी कर सकती है, उसे एग्जम्पशन दे सकती है कि इस इंस्टीट्यूशन पे ये फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन 87 में बात कर रखी है डेंजरस ऑपरेशन की, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है
कि हमारी किसी फैक्ट्री में बहुत डेंजरस ऑपरेशन वाला काम हो रहा है, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे हमारे वर्कर्स को खतरा है, उनको बीमारी हो सकती है, उनको पॉइजन हो सकता है, तो वो उसके लिए कुछ अलग से स्पेशल रूल्स भी बना सकती है। सेक्शन 91 है पावर टू टेक सैंपल्स। तो हमारे जो इंस्पेक्टर्स होंगे इस एक्ट के अंदर, जो इंस्पेक्टर्स हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस एक्ट के अंदर कुछ किसी फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा सामान इस्तेमाल हो रहा है जो कि डेंजरस है, तो वो उसका सैंपल वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए। इसके अलावा कुछ और स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे नोटिस से जुड़े प्रोविजन डाल रखे हैं, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। तो कहा गया कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हुआ है जिससे किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी को बहुत ज्यादा इंजरी होती है और वो पर्सन अब आपका 48 घंटे या उससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में इस बात की जानकारी जो है हमारे फैक्ट्री के मैनेजर को नोटिस की फॉर्म में हमारी अथॉरिटीज को प्रोवाइड करनी है, सरकार को जानकारी देनी है। नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस अकरेंसेस। तो अगर किसी फैक्ट्री में कोई ऐसी डेंजरस अकरेंस हुई है जिससे किसी की बॉडी को नुकसान हुआ है, डिसेबिलिटी हुई है, तो उस केस में भी मैनेजर को, अथॉरिटीज को इसको नोटिफाई करना है, इसका नोटिस देना है। इसके बाद है सेक्शन 89 जो की बात करता है नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस की। तो अगर किसी वर्कर को फैक्ट्री के अंदर ऐसी डिजीज हो जाती है जो कि थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, थर्ड शेड्यूल नोटिफाइड डिजीजेस की बात करता है, तो उस केस में भी हमारे जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं उनको एक नोटिस जो है इशू करके अथॉरिटीज को इसकी जानकारी देनी है। पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिजीज। तो यहां पे ये बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जो कि एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करे या फिर डिजीज जो है उसकी जांच पड़ताल करे। अगर किसी फैक्ट्री में ऐसी कोई डिजीज हुई है, कोई इंजरी हुई है, तो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक कॉम्पिटेंट पर्सन को यहां पे अपॉइंट कर सकती है। इसके बाद है जी सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस सेक्शन 91 ए के अंदर। तो हमारे जो डिफरेंट लेबर ऑफिसर्स है ना, अगर वो चाहें तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो हमारी फैक्ट्री के हैं उसके अंदर हमारे जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं उनको प्रॉपर नोटिस देने के बाद सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए जा सकते हैं। वहां पे देख सकते हैं कि प्रॉपर वर्कर्स को सेफ्टी और हेल्थ के जो मेजर्स हैं लिए जा रहे हैं वर्कर्स के लिए या फिर नहीं लिए जा रहे, और जाकर प्रॉपर एग्जामिनेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। सैंपल कलेक्ट करना चाहे कोई तो सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सर्विस का प्रोविजन भी यहां पे बना रखा है। तो आइए बात करते हैं पेनल्टीज एंड प्रोसीजर की। तो सेक्शन 92 आपका जनरल पेनल्टी की बात करता है, जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस आपके ऑक्यूपायर या मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री के लिए। तो जनरल पेनल्टी है अगर आप इस एक्ट के प्रोविजंस को, रूल्स को वायलेट करते हैं। तो यहां पे कहा गया जी इंप्रिजनमेंट है मैक्सिमम 2 साल की और फाइन है मैक्सिमम 1 लाख का, या फिर दोनों भी आपके ऊपर लग सकते हैं। तो आपकी कॉन्ट्रावेंशन अगर कंटिन्यूसली चलती जा रही है, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे वो कॉन्ट्रावेंशन आपकी चलती जा रही है, तो फर्दर फाइन आपका 1000 रुपीज पर डे भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे प्रोविजन यहां पे बना रखे हैं। इसके अलावा अगर आपने पहली बार आपको कन्विक्ट किया गया कि आपने पहली बार कॉन्ट्रावेंशन किया, आपकी कन्विक्शन हो गई, आप फिर नहीं बाज आ रहे, आपने दोबारा से उसी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन कर दिया, तो फिर आपके ऊपर एनहांस्ड पेनल्टी लगाने के लिए भी प्रोविजन यहां पे बना रखे हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्पेक्टर को काम नहीं करने देते, इंस्पेक्टर को काम करने में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी स्पेशल इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन से जुड़े प्रोविजन डाल रखे हैं। और सेक्शन 91 आपको याद होगा कि सैंपल कलेक्ट करने की पावर है हमारे इंस्पेक्टर के पास, और उस सैंपल की जो फाइंडिंग्स है, अगर आप क्या कर रहे हो उसके अंदर कुछ टेम्परिंग करने की बात कर रहे हो, कुछ टेम्परिंग करवा रहे हो फाइंडिंग्स के अंदर ताकि आपकी फैक्ट्री बंद ना हो जाए, तो फिर भी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। सेक्शन 41B, 41C, 41H इनके बारे में भी अगर आपको ध्यान हो तो आपके साथ चर्चा करी थी। तो इन केसेस के अंदर भी पेनल्टीज के प्रोविजन डाल रखे हैं, इंप्रिजनमेंट के, फाइन के प्रोविजन यहां पे बना रखे हैं। चलिए इसके बाद है ऑफेंसेस बाय वर्कर्स। तो यहां पे कहा गया कि अगर हमारे जो वर्कर्स हैं वो इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, फुलफिल नहीं करते, तो उनपे भी यहां पे 500 रुपीज तक का फाइन लगाया जा सकता है। और यहां पे अगर आप झूठा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करते हो, तो अगर हमें किसी अडोलेसेंट को फैक्ट्री में लगाना है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए। अगर वो झूठा सर्टिफिकेट है तो फिर भी इंप्रिजनमेंट तक के प्रोविजन या फिर फाइन के प्रोविजन बना रखें। इसके अलावा डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। तो आपको बताया था कि एक टाइम पे एक ही फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, चाहे अडल्ट हो चाहे चिल्ड्रन हो। अगर आप बच्चों की डबल एम्प्लॉयमेंट करा रहे हैं तो उसके ऊपर भी यहां पे आपको स्पेशल फाइन्स वगैरह पे करने पड़ सकते हैं। चलिए तो यहां पे हमारे पास सवाल है, देयर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनी चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज डैश इन एनी फैक्ट्री।
तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्री में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, इसीलिए आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए 14th ईयर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि इसके जो प्रोविजन आपके साथ डिस्कस किए वो आपको समझ में आए हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।